चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इंडियन इको ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिया का आज़ादी के टाइम पे क्या पोजीशन था, ब्रिटिशर्स कैसा छोड़ के गए थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा था इंडिया को। मेजरली ये पूरा पार्ट बात करेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हालत था, इंटरनेशनल ट्रेड का क्या हालत था और इंडस्ट्रीज का क्या हालत था। तो बिफोर कॉलोनियल रूल इंडिया का क्या कंडीशन था इकोनॉमिक्स में। इंडिया एक प्रॉस्परस इकोनॉमी था। एग्जाम में पूछता है, राइट ए शॉर्ट नोट, बिफोर कॉलोनियल रूल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्परस था, मतलब इंडिपेंडेंट था, दूसरे देशों पे डिपेंडेंट नहीं था, सेल्फ रिलायंट था, खुद का प्रोडक्शन खुद करता था, खाने पीने का सब कुछ का। एग्रेरियन इकोनॉमी था, मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था। हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था, एग्रीकल्चर। हमारा 2/3 पॉपुलेशन उसी पे डिपेंडेंट था और हम लोग हैंडीक्राफ्ट में दुनिया भर में वेल नोन थे। कॉटन, सिल्क, मेटल, स्टोन वर्क, ये हमारा वर्ल्ड वाइड रेनाउंड था। जैसे एग्जांपल है, एक कॉटन फैब्रिक था मुस्लिन, जिसको हम लोग मलमल का कपड़ा बोलते हैं, उसको वो लोग मुस्लिन बोलता था उस समय। वो बंगाल में फेमस था हैंडीक्राफ्ट में। ये आप एग्जाम में लिख के आ पाओगे एक शॉर्ट नोट। अब हो रहा इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। तो अंग्रेजों का जब रूल आया तो उसके कारण इफेक्ट क्या हुआ। कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर रूल को बोलते हैं। सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन, वेयर वन इज रूलर एंड अदर इज इज कॉलोनी। अब कॉलोनियल रूल होता क्या है, एक पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन का सिस्टम है जहां पे एक आदमी रूलर है, बाकी सब कॉलोनी कहलाएंगे उसकी। यही है कॉलोनियल रूल। कॉलोनी कंसेप्ट चलता है अंग्रेजों का। ये 2-fold स्ट्रेटेजी था, यानी सबको डिसेंट्रलाइज करना। इंडिया बिकम सप्लायर रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। ब्रिटिशर्स के आने के कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, वो लोग आए थे इंडिया में, मतलब इंडिया को उन्होंने एक ही चीज से समझा कि रॉ मटेरियल यहाँ पे बहुत शानदार होता है, कॉटन, सिल्क, ये सब। तो ये लोग यहां से ये लेकर जाते थे और वहां से फिनिश गुड्स बना के, ब्रिटेन से फिनिश गुड्स बना के इंडिया में सप्लाई करते थे। हैंडीक्राफ्ट का सॉलिड डिक्लाइन हुआ। हमारा नेशनल इनकम एकदम लोअर लेवल पे चला गया, पर कैपिटा इनकम एकदम लोअर लेवल पे चला गया, पर पर्सन इनकम। रियल आउटपुट जो एग्रीकल्चर का था वो लेस देन 2% और पर कैपिटा इनकम 0.5% था। जब अंग्रेज इंडिया छोड़े तो हमारा एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट था, या आउटपुट जो था, टोटल आउटपुट, वो लेस देन 2% था और पर पर्सन इनकम तो 0.5% पे आके खड़ा हो गया था। यानी इतना बुरा कंडीशन कर दिए थे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि अलग अलग सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो मैंने कहा था पहले हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ, फॉरेन ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट हुआ, डेमोग्राफी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ऑक्यूपेशनल जॉब का क्या हालत रहा, काम धंधे का क्या हालत रहा और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालत था। तो एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट हो गया था एकदम, मतलब हमारा एग्रीकल्चर एकदम अटक गया था। हम लोग सेल्फ रिलायंट बिल्कुल नहीं रहते, हम लोग खुद के खाने जितना फूड भी नहीं उगा पा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स फार्मर्स को फोर्स करके, स्टार्टिंग में लालच देके, बाद में फोर्स करके रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में पूरी तरीके से डाल दिए थे। कैश क्रॉप उगाने में, फूड क्रॉप उगाने पे एकदम रोक दिए थे वो लोग। तो हमारा सेल्फ सफिशिएंट फूड नहीं हो रहा था, खुद के खाने लायक भी खाना नहीं उगा पा रहे थे हम लोग। 85% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया था एग्रीकल्चर पे ही, बाकी सारे काम धंधे बंद हो गए थे। स्टैग्नेशन हो गया। स्टैग्नेशन का रीजन क्या था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा जोरों पे आ गया था। सारा जमीन जमींदारों के हाथ में, किसान उगा रहे थे, बट वो लोग किसानों से इतना हाई प्रॉफिट या हाई इंटरेस्ट या हाई रेंट लेते थे, ये किसानों का हालत खराब। हाई प्रॉफिट बाय जमींदार इन फॉर्म ऑफ लगान और इंटरेस्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज हाई अमाउंट ऑफ लगान, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हाई प्रॉफिट चार्ज कर रहा था, हाई लगान ले रहा था, हाई टैक्सेस ले रहा था, एंड नॉट डन एनीथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर। लेकिन वो जो टैक्स ले रहे थे उससे फार्मर का कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। उस पैसे को फार्मर के भलाई के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। महलवारी एंड रोतवारी सिस्टम आ गया था, तो जमींदारी, महलवारी, रोतवारी ये सब सिस्टम चलते थे, इसीलिए हमारा इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गया। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम बहुत खराब हो गया था। एग्रीकल्चर को पूरा कमर्शलाइज कर दिए थे,
हम लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए, पहले हमारे किसान का क्या हालत था, वो लोग खुद उगाते थे, उसमें से कुछ अनाज खुद रख लेते थे खाने के लिए, बाकी अनाज बेच देते थे, तो उनको अपने खाने का टेंशन नहीं था। लेकिन अब ज्यादातर क्रॉप सेल के लिए उग रहा था, और उसमें भी फोर्स किया जा रहा था कि कैश क्रॉप उगाओ, यानी कॉटन, जूट, रबर, इंडिगो, मेनली इंडिगो का बात हो रहा था, तो इंडिगो, कॉटन फार्मिंग, जूट फार्मिंग, ये सब पे किसानों को फोर्स किया गया, और उस पर भी उन लोगों से सब कुछ छीन लिया जाता था, या हाई इंटरेस्ट या हाई लगान लेके उन लोगों से ले लिया जाता था। तो अब वो लोग अपने खाने के लिए इतना पैसा भी नहीं हो रहा था इन सब चीजों को बेच के कि अपने खाने का सामान खरीद सके। इट हेल्प ब्रिटिश इंडस्ट्री। इससे हुआ क्या, हमारा फूड क्रॉप एकदम कम हो गया। फार्मर खुद का खाने का सामान भी बाजार से खरीदना पड़ रहा था वो लोग को, और इतना पैसा भी नहीं आ रहा था कि खुद कमा पाए, खुद खरीद पाए उन चीजों से। प्रोडक्टिविटी एकदम लो लेवल पे चला गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ एकदम पुअर था, इन्वेस्टमेंट एकदम कम था, मतलब मनी सप्लाई नहीं था, जिसके कारण लो लेवल आउटपुट हो रहा था। इन्वेस्टमेंट का स्केर्सिटी, जब सूखा पड़ रहा है, फ्लड आ रहा है, प्रोटेक्शन के लिए पैसा नहीं, हाई इंटरेस्ट पे फाइनेंस लेना पड़ता था जमींदार लोग से, जो वापस चुकाने में मुश्किल। फिर हुआ इंडिया, जब अंग्रेज इंडिया छोड़ के गए थे तो पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो जूट इंडस्ट्री मैक्सिमम बांग्लादेश में चला गया, मैक्सिमम फर्टाइल लैंड पाकिस्तान के पास चला गया, पंजाब वगैरह के इलाका का, जिससे इंडिया का एग्रीकल्चर का और कंडीशन थोड़ा खराब हुआ। बहुत ज्यादा रेनफॉल पे डिपेंडेंट था हमारा एग्रीकल्चर, वो भी एक प्रॉब्लम था। इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था अच्छा, वो भी प्रॉब्लम था। किसानों के पास छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा बचा था, क्योंकि मैक्सिमम जमीन जमींदार लोग ऑक्युपाई कर लिए थे, ऊपर से एक एक फैमिली में बहुत सारे लोग भी थे, तो किसान के पास उतना जमीन नहीं हो रहा था प्रोडक्शन करने के लिए। मेन जो फार्मर थे उनके पास जमीन ही नहीं था, सारा जमीन तो जमींदार लोग के हाथ में था। किसान लोग बहुत ज्यादा उधार में फंस चुके थे, डेप्ट में। हाई पॉपुलेशन भी एक रीजन था, तो ये सब भी फैक्टर्स थे एग्रीकल्चर के डाउनफॉल के। नेक्स्ट हुआ इंडस्ट्रीज का क्या हालत था, तो इंडस्ट्री पुअर कंडीशन में थी हमारी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का तो पूरा डाउनफॉल कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक सबसे बड़ा रीजन था इंडस्ट्री के पुअर होने का। इंडियन रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे कम दाम में, और ब्रिटिश फॉरेन गुड्स को हाई प्राइस पे इंपोर्ट किया जा रहा था, तो दोनों तरफ से इंडिया को प्रॉब्लम हो रहा था। टैरिफ पॉलिसी एकदम डिस्क्रिमिनेटिंग था, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, मतलब इंडिया का कोई कमाई का स्कोप ही नहीं। बिना एक्स्ट्रा ड्यूटी दिए पूरा रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाते थे, और फिनिश गुड्स भी बिना ड्यूटी के इंडिया में लेके आते थे। उनका गुड्स सस्ता पड़ रहा था, हमारा गुड्स प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा था। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन, हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि उससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा, एग्रीकल्चर पे पूरा बर्डन आ गया जॉब का। इंडियन फिनिश गुड्स का वे नॉट एबल टू कम्पीट विद द ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स। ब्रिटिशर्स अपना जो गुड्स ला रहे थे वो मशीन मेड ला रहे थे, तो फिनिशिंग अच्छा था। इंडियन फिनिश गुड्स हैंडमेड थे, वो कम्पीट भी नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश गुड्स से। सस्ता पड़ रहा था उनका सामान, मशीन मेड था, इसलिए हैंडमेड थोड़ा महंगा होता है, तो इंडियन महंगा सामान कोई ले नहीं रहा था। कैपिटल गुड्स नहीं थी, यानी मशीनें नहीं थी इंडिया में, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स, नो मॉडर्न टेक्नो मशीन्स वे देयर। हम लोग ब्रिटिश इंडस्ट्री पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए थे। हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन नहीं मिलता था, लैक ऑफ क्रेडिट था। लोन मिलता भी था तो हाई इंटरेस्ट पे मिल रहा था इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को। हमारा जीडीपी एकदम लो लेवल पे चला गया था। इंडस्ट्री का तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। ब्रिटिशर्स इंडियन जीडीपी को बढ़ाने पे बिल्कुल फोकस नहीं थे। जब ब्रिटिशर छोड़ के भी गए तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री उतना नहीं था, मेनली रेलवे, पावर, पोर्ट, बस यही था गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी जब आया तब टिस्को आया, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, शुगर, सीमेंट, पेपर, ये सब का फैक्ट्री फिर आया, और वो भी वेस्टर्न इंडिया में आया मेनली।
रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन ब्रिटिशर्स उसको भी केवल अपने बेनिफिट के लिए करते थे, अपना गुड्स को भेजने में, अपना आर्मी को वहां पहुंचाने में, इंडियंस को ज्यादा यूज नहीं करने देते थे। ब्रिटिश गुड्स से कंपटीशन भी इंडियन इंडस्ट्री का हालत खराब किया। ऊपर पढ़ चुके हैं ये टॉपिक हम लोग। तो ये सब रीजन थे इंडस्ट्री के डाउनफॉल के। नेक्स्ट हुआ कि फॉरेन ट्रेड का क्या हालत था। तो मेनली हम लोग रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर थे और फिनिश गुड्स के इंपोर्टर थे। इंडिया से कॉटन, जूट, सिल्क, इंडिगो, शुगर ये सब रॉ मटेरियल जाता था और ब्रिटिश क्लोथ, ब्रिटिश मशीन, ब्रिटिश फिनिश गुड्स इंडिया में आता था। मतलब मेनली मोनोपोली ब्रिटेन का ही था फॉरेन ट्रेड पे पूरा। सिर्फ वो लोग ब्रिटेन के साथ ही धंधा करने देते थे, बिजनेस करने देते थे, या फिर उनके फ्रेंडली नेशंस के साथ लाइक चाइना, ईरान एंड श्रीलंका। बाकी दुनिया के साथ हमारा डीलिंग ही नहीं होता था। 50% से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो ब्रिटेन के साथ ही हो रहा था। दूसरे देशों के साथ बिजनेस ही नहीं करने देते थे। इंडियन वेल्थ को पूरा निकाल के ले गए। इंडिया का गोल्ड, इंडिया का प्रीसियस आइटम्स सब ब्रिटेन लोग अपने देश ले गए। फॉर एग्जाम्पल कोहिनूर। तो इंडिया का वेल्थ पूरा ब्रिटेन ट्रांसफर कर दिए, या फिर अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों के लिए उनको यूज करते थे। ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए, ब्रिटिश एम्प्लॉइज के सैलरी के लिए, उन्हीं के लिए खाली यूज हो रहा था ये सब चीज। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। तो हमारा डेमोग्राफी स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड हो गया था। ये 2 वर्ड लिख सकते हो एग्जाम में। ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण हमारा हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट था। 48 पर 1000 एवरी ईयर बर्थ हो रहा था और 40 पर 1000 एवरी ईयर डेथ हो रहा था। तो दोनों तरफ ही बुरा हालत था। पैदा भी बहुत हो रहे थे, मर भी बहुत रहे थे। लिटरेसी एकदम लोअर लेवल पे था। ओवरऑल लिटरेसी केवल 16% था और फीमेल में तो ओनली 7%। पुअर हेल्थ फैसिलिटी था। एयर, वाटर बॉर्न डिजीज बहुत थे। मलेरिया, टाइफाइड, बहुत लोग मरते थे उसमें, कॉलेरा। हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी, बच्चे पैदा होते बहुत मरते थे क्योंकि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। तो बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज अराउंड 218 पर 1000 बच्चों का डेथ हो जाता था। 1000 में से 218 बच्चे तो पैदा होते मर जाते थे 1 साल के अंदर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम था। हमारे यहाँ पे एवरेज एज 32 ईयर्स था ओनली। पॉवर्टी बहुत ज्यादा था। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। ये हमारा पोजीशन था। ऑक्यूपेशनल हालत क्या हो गया था। 3 इंडस्ट्री है इंडिया में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी कौन हुआ? फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, ये सब हो गया प्राइमरी, जो इंडिया में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग था। 70 to 75% पॉपुलेशन इसी फील्ड में डिपेंडेंट था। उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये सब एरिया में पूरा स्टेट्स मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। बिहार, यूपी। सेकेंडरी हुआ मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन या पावर इंडस्ट्री। 3 का बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और पावर। यहाँ पे ओनली 10% पॉपुलेशन इन्वॉल्व था काम करने में, और वो भी मेनली सिर्फ कुछ स्टेट में लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। बाकी स्टेट में एकदम इंडस्ट्रीज ही नहीं था। टर्शरी था यानी सर्विस सेक्टर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब बिजनेस। केवल 15 to 20% पॉपुलेशन इन्वॉल्व था ये सब काम में, और यही सब मेनली कुछ स्टेट यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में ये सब था। बाकी स्टेट में कुछ नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालत था? तो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स थोड़ा ठीक करके गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी विच प्रोवाइड सर्विसेज लाइक टर्शियरी सेक्टर, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, पावर, फाइनेंस। तो रोड नहीं था एकदम, नो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, अ बिट ओनली फॉर आर्मी। अंग्रेजों ने कोई रोड का कंस्ट्रक्शन किया नहीं, सिर्फ अपने आर्मी को छोड़ के। आर्मी के आने जाने के लिए उन्होंने रोड बनाई कुछ इलाकों में, बाकी एरिया में बिल्कुल नहीं। रेलवे पहली बार 1850 में बिल्डअप हुआ था। ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर को ब्रेक किया, क्योंकि पहले इंडियन महाराष्ट्र के लोग बंगाल नहीं आ पाते थे, बंगाल के लोग जम्मू कश्मीर नहीं जा पाते थे उतना ज्यादा, लेकिन रेलवे आने के कारण ये बहुत बड़ा। एग्रीकल्चर का भी कमर्शलाइजेशन बहुत हुआ रेलवे के कारण। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट केवल कोस्टल कैनल से थोड़े बहुत, जैसे उड़ीसा में, महाराष्ट्र में थोड़े बहुत थे, लेकिन वो भी बहुत महंगे थे।
पहली बार एविएशन सेक्टर यानी एरोप्लेन फ्लाइट्स ये सब पहली बार टाटा ने लेके आया था 1932 में इस सेक्टर में। कम्युनिकेशन में बहुत एक्सपेंसिव था, थोड़ा बहुत टेलीग्राफ कंसेप्ट था जो आपकी जनरेशन समझेगी नहीं। टेलीग्राम कंसेप्ट या टेलीग्राफ कंसेप्ट होता है पोस्टल से कुछ मैसेज भेजने को बोलते हैं थोड़ा सा, और भी इसमें अलग कैटेगरी थी बट अब ये बंद है। ये भी पोस्टल सर्विस ब्रिटिश ने लेकर आया, बट वो भी सिर्फ अपने यूज के लिए यूज करते थे, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। एजुकेशन हेल्थ हाउसिंग का तो कंडीशन एकदम बैकवर्ड था, कोई प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं था कि इसको डेवलप कैसे किया जाएगा। तो अल्टीमेट कंक्लूजन हमारे इकोनॉमी का ओवरऑल कंडीशन क्या था सर? कांस्टेंट हो गया था हमारा इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम एकदम अटक गया था, रुक गया था, वो ग्रोथ ही नहीं हो रहा था। एग्रीकल्चर पे ही टू मच डिपेंडेंसी हो गया था एम्प्लॉयमेंट का। जमींदार लोग बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे अंग्रेजों के साथ मिलके। टेक्नोलॉजी बहुत पुअर था हमारे यहाँ। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। इंडस्ट्रीज बिल्कुल इनएडिक्वेट थी, मतलब नहीं के बराबर थी। फार्मिंग भी मेनली कमर्शियल फार्मिंग हो रहा था। सेमी फेडरल इकोनॉमी चल रहा था। लैंड होल्डिंग पावर पर जमींदार लोग का ब्रिटिशर्स के हाथ में। डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट चलाते थे ब्रिटिशर्स, फूट डालो राज करो। और इकोनॉमी पूरा डिप्लेशन में चला गया था, मतलब डाउनवर्ड चला गया था, नीचे की तरफ जा रहा था। कुछ अगर कोई एग्जाम में लिखने पूछ ले कि ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या थे, तो सबसे बड़ा बात था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज थोड़ा हम लोगों को बेटर ब्रिटिशर्स ने दिया था, बट ये एक मिथ है। हमारे राजा महाराजाओं का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बेटर था एक टाइम में, बट मुगल एरियाज में जाके बहुत कुछ खराब हुआ था। तो ब्रिटिशर्स ने उसको थोड़ा हमें नॉलेज दिया कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैसे बनाएं, अलग अलग डिविजन्स कैसे करें। करेंसी एंड पेमेंट सिस्टम का इवोल्यूशन बहुत हुआ। पहले वो सिक्कों का, गोल्ड सिल्वर मेटल वो सब के कॉइन का ही ज्यादा यूज होता था। पेपर करेंसी ये सब अंग्रेजों ने लेकर आया। कम्युनिकेशन सिस्टम इन्होंने थोड़ा ठीक किया था, वो पोस्टल सर्विस ये सब के थ्रू। तो ओवरऑल अगर ये वो आपका पूरा चैप्टर। अब शॉर्ट नोट पूछे अगर एग्जाम में कि जमींदारी सिस्टम क्या होता है, एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। अंग्रेजों का अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, कॉलोनियल गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे जमींदार लोगों को रिकॉग्नाइज और पहचान दिया गया, उनको मेन ओनर ऑफ द लैंड माना गया और उन्हीं को अलाउ किया गया कि वो लोग ही किसान लोगों से लगान या रेंट वसूल करेंगे, इंटरेस्ट वसूल करेंगे और फिर उसमें से एक पार्ट ब्रिटिशर्स को देंगे। वो लोग फार्मर लोग को एक्सप्लॉइट करने लगे, ज्यादा से ज्यादा रेंट कलेक्ट करते थे ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे खुश हो, जमींदार लोग से, और उनको बहुत कुछ मिले। फार्मर बहुत ज्यादा वीक हुए इससे, जमींदारी सिस्टम से। जमींदार लोग ब्रिटिशर्स को प्लीज करने के लिए हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट में पूछ सकता है सुएज कैनल, जो कि 1869 में हुआ था। एक आर्टिफिशियल वाटर वे बनाया गया था, दैट इज सुएज कैनल, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस इस्थमस ऑफ सुएज इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में इस्थमस बोल के एक जगह है, वहां से एक सुएज कैनल बनाया गया, आर्टिफिशियल वाटर वे, ताकि ब्रिटेन से डायरेक्ट इंडिया आने के पहले ब्रिटेन से इंडिया आने के लिए वो लोग को बहुत घूम के आना पड़ता था, पूरा अफ्रीका वाला राउंड लेके आना पड़ता था उनको। तो ब्रिटिशर्स उस रूट को उतना घुमा के आने में उनको बहुत टाइम और एक्सपेंसिव होता था। वो इन्होंने डायरेक्ट रूट बनाया इस्थमस इजिप्ट के थ्रू इंडिया आने का। एक आर्टिफिशियल वाटर वे बनाया गया पहाड़ को काट के ना कुछ करके, दैट इज सुएज कैनल। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं? 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिफोर 1921 इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्टैग्नेंट, क्योंकि तब हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था। तो 1921 के पहले कोई एरा मानते हैं, 1921 के बाद कोई एरा मानते हैं। 1921 के पहले इंडियन पॉपुलेशन स्टैग्नेंट था, क्योंकि हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट भी था, इसीलिए इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। लेकिन 1921 के बाद क्या हुआ? इंडिया का डेथ रेट गिरने लगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी भी थोड़ा वगैरह ठीक आया। तो डेथ रेट कम हुआ लेकिन बर्थ रेट कम नहीं हुआ, जिससे इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लग गया।
और इसके बाद इंडिया का पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुआ, बढ़ा ही ऑलवेज, इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। हमने कुछ डेटा चार्ट भी बनाया अपने नोट्स में कि जीडीपी का ग्रोथ केवल 2% था, पर कैपिटा इनकम 0.5% था, 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, स्वेज कैनल 1869 में आया था, ब्रिटिशर्स का मोनोपोली था फॉरेन ट्रेड पे, मोर देन 50% ट्रेड हमारा ब्रिटेन से होता था, हाई बर्थ रेट था 48 पर 1000, वैसे डेथ रेट भी आया था 40 पर 1000, लिटरेसी ओवरऑल 16% था। लिटरेसी का मतलब होता है कैन एबल टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इन एनी लैंग्वेज, वो 16% था केवल, किसी एक भाषा में पढ़ना लिखना और बोलना आना और समझना आना। फीमेल लिटरेसी रेट तो ओनली 7% था। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 218 पर 1000 था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स था। प्राइमरी सेक्टर में 70 to 75% पॉपुलेशन डिपेंडेंट था, सेकेंडरी सेक्टर में 10%, टर्शियरी सेक्टर में 15 to 20%। रेलवे 1850 में आया था पहली बार इंडिया में। एविएशन सेक्टर जेआरडी टाटा 1932 में लाए थे। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बुलाया था 1921 को। जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे 1973 में।